आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नज़्म के सबक नंबर 14 का, और इस सबक का उन्वान है यादनगर। ये एक नज़्म है बच्चों, और शफीक फ़ातिमा शायरा की लिखी हुई ये नज़्म है। इस सबक को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने शफीक फ़ातिमा शायरा की ज़िंदगानी के हवाले से मालूमात हासिल की है, ज़िंदगानी के हवाले से भी मालूमात हासिल की है, और ख़ुसूसियात कलाम के हवाले से भी, तर्ज़ तहरीर के हवाले से भी मुख्तसर मालूमात हम हासिल कर चुके हैं। दूसरे और तीसरे हिस्से में हमने नज़्म का मुताला किया है। नज़्म यादनगर में किस दर्द और दुख का इजहार किया है, कितनी शिद्दत के साथ अपना गम बयान किया है, हमने दूसरे और तीसरे हिस्से में इसका मुताला किया है। यहाँ मैं चौथा हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम नज़्म से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं चौथा हिस्सा सबक का, जिसका उन्वान है मशक़ी सवालात। बच्चों, इस नज़्म का उन्वान यादनगर है, और इस नज़्म के अंदर शायरा अपने गुजरे हुए दिनों को याद कर रही है। शायरा दंगा फसाद की वजह से अपना घर छोड़ चुकी है। मुल्क की तकसीम के वक्त मुल्क में दंगे फसाद हुए, कत्ल व गारत का माहौल था, लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा था। शायरा को भी अपना घर छोड़ना पड़ा है, और अपना घर छोड़ के कैंपों की तरफ ये मुंतकिल हुई। कैंपों में इनकी आगे की ज़िंदगी गुजर बसर हुई। यहाँ शायरा ने एक खातून को मरकज़ी किरदार बनाया है, और उस किरदार के ज़रिए इस नज़्म को आगे बढ़ाया है। कैंप के अंदर उसका गुजर बसर हो रहा है, उसका मुल्क उससे छूट चुका है, बच्चे उससे छूट चुके हैं, जो साथी थे, जो अहबाब थे, वो उससे छूट चुके हैं। अब ये कैंप के अंदर अपने गुजरे हुए दिन को याद कर रही है, अपने वतन को याद कर रही है, उस दंगा फसाद के दौरान मची तबाही को याद कर रही है, अपने साथ पेश आए हादसात को याद कर रही है। उन हादसात की वजह से इसके साथ जो लोग थे वो दूर हो गए हैं, उन लोगों को ये याद कर रही है। इसमें इसके वालिदैन भी शामिल हैं, इसके माँ बाप भी शामिल हैं, इसके शोहर वगैरह और इसके बच्चे भी शामिल हैं, और भी जो इसके साथी से साथ रहते थे वो सभी अब इससे छूट गए हैं, और इस नज़्म के अंदर वो उन्हें याद कर रही है। बड़ी दर्द अंगेज़ नज़्म है। दर्द का इजहार, दर्द की शिद्दत इस नज़्म के अंदर बयान की गई है। यहाँ पर सवाल और जवाब के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सवाल और जवाब से पहले गौर करने वाले कुछ नुक्ते यहाँ पर दिए गए हैं, इनके ऊपर आप गौर करनी है, समझना है कि शायरा क्या कहना चाहती हैं। पहला नुक्ता है बच्चों, नज़्म में कत्ल व गारतगिरी के अल्फाज नज़्म के मरकज़ी ख्याल की तरफ इशारा कर रहे हैं। कत्ल व गारतगिरी, तलवारें, शमशीरों के नाम लिए गए हैं, तबाहियों के नाम लिए गए हैं नज़्म के अंदर। ये नज़्म के मरकज़ी ख्याल को बयान कर रहे हैं। फ़ातिमा शायरा सीधे तौर पर कोई बात नहीं कहती, लेकिन अलामतों में बात को कहती हैं। वो मुबहिम तौर पर अपनी बात को कह देती हैं, जो कहना है, जो मरकज़ी ख्याल है उसके ऊपर ये पहुंच जाती हैं। नज़्म का मरकज़ी ख्याल बच्चों दंगा फसाद के ऊपर घूमता है। दंगा फसाद की वजह से जब घर छोड़ दिया जाता है तो किस तरह के हालात पेश आते हैं, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और फिर जहन क्या हो जाता है, कैसी यादें जहन के अंदर हमेशा के लिए बस जाती हैं। कभी भी चैन और सुकून इंसान को मैसर नहीं होता। उस दर्द को, उस कर्ब को इस नज़्म के अंदर पेश किया गया है। दूसरा नुक्ता देखिए, शायरा वतन से दूर जाकर वतन से मुतालिक चीज़ों को याद कर रही है। मैंने अभी आपको बताया कि दंगा फसाद की वजह से, तकसीम की वजह से दंगे फसाद हुए, और दंगे फसाद की वजह से शायरा को अपना घर छोड़ना पड़ा है। अपना घर छोड़कर दूसरी जगह के ऊपर आई है, नई जगह के ऊपर बसी हुई है। पहले कैंप में थी, और कैंपों के बाद फिर ये औरंगाबाद और फिर हैदराबाद के अंदर जाके रही हैं। तो वहाँ पर क्या इनके सामने मंजर पेश आए हैं, किस तरह के हालात थे, किस तरह से ज़िंदगी गुजर बसर हुई है, पुरानी यादें कैसे ज़िंदगी को मुतासिर करती हैं, कैसे इंसान उन ज़ख्मों के अंदर, उन हादसात को याद करता रहता है, उनके अंदर खोया हुआ रहता है, इस नज़्म के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ बताया गया है। और तीसरा नुक्ता आपको कहता है कि नज़्म की फ़िज़ा गम अंगेज़ और दर्दनाक है, क्योंकि दंगा फसाद का, अपनों को खोनों का दुख बयान किया गया है। और बच्चों, अपने अजीज़ों को खोने का दुख सबसे बड़ा दुख है। अगर हमारा दोस्त हमसे छूट जाता है, हमारा वतन हमसे छूट जाता है, हमारे साथी हमसे छूट जाते हैं, उससे बड़ा दुख और कोई दुख नहीं है। मालो दौलत चले जाएं, वो वापस कमाए जा सकते हैं, और कुछ नुकसान हो जाए उसकी भरपाई हो सकती है। लेकिन कोई अपना ख़ास बिछड़ जाए, हमेशा के लिए बिछड़ जाए, कत्ल कर दिया जाए, या ऐसी जगह चला जाए कि दोबारा उसका आना मुमकिन नहीं है, तो फिर वो दर्द कम नहीं है, वो बड़ा दर्द है। और शायरा ने इस नज़्म में उस दर्द को जाहिर किया है। दर्द अंगेज़ ये नज़्म है, फ़िज़ा गम अंगेज़ है, और दर्दनाक इस नज़्म की फ़िज़ा है।
ये गौर करने वाले नुक्ते हैं। इसके बाद सवाल व जवाब हैं। सवाल व जवाब की तरफ आते हैं हम। आपको समझना है सवालों के और फिर खुद ब खुद जवाब देने की कोशिश करनी है। पहला सवाल है, नज़्म के मरकज़ी ख़याल के बारे में आपसे मुतालबा किया गया है। नज़्म का मरकज़ी ख़याल पूछा गया है। कहते हैं कि नज़्म का मरकज़ी ख़याल क्या है। नज़्म का मरकज़ी ख़याल है बच्चों, दंगा फसाद के दौरान कत्ल गारतगिरी और कैंप में गुज़र होने वाली ज़िंदगी। कैंप में जो गुज़र होती है ज़िंदगी, जो लोग रहते हैं वो नामहरूमियों में रहते हैं, नामहरूमियों में हैं। जो चीज़ें मुहैया होनी चाहिए, जो ज़रूरियात हैं, ज़िंदगी जिनके बगैर नहीं कट सकती, वो चीज़ें भी आसानी से नहीं मिल पाती हैं। और उसके बाद उनके साथ जो गम लगा हुआ है वो भी इसमें ज़ाहिर किया गया है। इसमें बताया गया है कि ये अपने घर को तो छोड़कर आ गए, लेकिन घरों को नहीं भूल पा रहे। घरों के अंदर जब रातों को हंगामा मचा था, जब लूटपाट मची थी, उस लम्हे को नहीं भूल पा रहे हैं, उस हादसे को नहीं भूल पा रहे हैं। उसी हादसे, उसी लम्हे को, कत्ल गारत को, लूट फसाद को इन्होंने मरकज़ी ख़याल बनाया है। तो आपको लिखना है बच्चों, नज़्म यादनगर को शायरा शफीक फ़ातिमा शेहरा ने दंगा फसाद में अपने लोगों को खो देने की खौफनाक और गम अंगेज़ वाक़यात और फसादात की वजह से अपने महबूब वतन और अपने घर से दूर हो जाने की बेबसी और लाचारी को मरकज़ी ख़याल बनाया है। यहाँ पर लाचार हैं, बेबस लोग हैं, कोई अपनी खुशी से कैंपों में नहीं रह रहे हैं, अपनी खुशी से अपने घरों को छोड़कर नहीं आए हैं, वो मजबूरी में छोड़कर आए हैं, ज़बरदस्ती छोड़कर आए हैं। अगर नहीं आते तो जानों से हाथ धोना पड़ता, कत्ल कर दी जाते। इसलिए वो जगह छोड़कर दूसरी जगह से अपना घर छोड़े और कैंपों की तरफ आए हैं। अब कैंपों के अंदर ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन वो ज़िंदगी खुशहाल नहीं है, वो दर्द की ज़िंदगी है। अब इनके आने वाली ज़िंदगी भी दर्द की वाली रहेगी, आने वाली ज़िंदगी भी तड़प की रहने वाली है। क्योंकि ये जो हादसा सामने आए हैं, ये जो दंगा फसाद की वजह से परेशानियां इनको हासिल हुई हैं, इन्होंने इनके जहन के ऊपर हमेशा के लिए मुहर लगा दी है। हमेशा इसी तरह के इनके हालात रहने वाले हैं। सवाल नंबर 1 का जवाब है बच्चों, इसको आपको लिख लेना है। सवाल नंबर 2 की जानिब आते हैं। नज़्म का उन्वान यादनगर नज़्म के लिए कितना मौजू है? यादनगर, जिसकी याद आ रही हो। यहाँ पर यादनगर इस नज़्म का उन्वान रखा गया है और पूछा गया है आपसे कि कैसे मौजू है, बताइए आप कि क्या इसके ऊपर जचता है, फतता है, यानी इसके मुताबिक ये लायक है इसके, या कुछ और उन्वान भी इसका नज़्म का हो सकता था। तो बच्चों आपको इसकी मौजूआत बतानी है, आपको इसके फ़ायदा बताना है कि क्या इसका नाम कुछ और भी रखा जा सकता था या यही नाम इसके नज़्म के लायक है। मैं आपको बता दूं, इस नज़्म के अंदर कत्ल गारत की वजह से अपने मुल्क को छोड़ने का दर्द बयान किया गया है। यहाँ पर शायरा पूरी नज़्म के अंदर एक फ़िज़ा बनाती है, एक माहौल बनाती है, जिन की वजह से, उस फ़िज़ा और माहौल की वजह से ऐसा लगता है कि हम शायरा के साथ उसकी यादों के अंदर खो गए हैं। शायरा अपने गाँव की खूबसूरती का जिक्र कर रही है, लेकिन खूबसूरती के साथ जो वहाँ पर हंगामा हुआ था, रातों को लोगों को मार दिया गया था, वो भी याद कर रही है। तो पुरानी यादों को याद कर रही है, वहाँ पर अच्छी यादें भी याद कर रही है और ये पुरानी बातों को भी याद कर रही है। तो इसी वजह से इस नज़्म का नाम यादनगर है और इस नज़्म के हिसाब से ये इसका उन्वान बहुत मौजू है, इस नज़्म के लायक है। और भी अगर आप इसका उन्वान रख सकते हैं तो आप इस नज़्म का उन्वान तजवीज़ कीजिए और उसे भी आप कॉपी में लिखिए। जवाब इसका देखिए, इस नज़्म में शायरा वतन से दूर जाकर वतन से मुतालिक चीज़ों को याद करती है। नज़्म से वतन से दूरी या जिला वतनी के एहसास को बखूबी नज़्म किया गया है, इसमें शामिल किया गया है कि वतन से दूरी क्या होती है, जिला वतनी क्या होती है, वो एहसास इसमें शामिल किए गए हैं। शायरा को अपने वतन की अच्छी और बुरी दोनों तरह की चीज़ें याद आ रही हैं। शायरा अपने गाँव, अपने खेत खलिहान, दूर तक फैले हुए शगुफ्ता घास के सब्ज़ मैदान, हरे भरे पहाड़ों की वादियाँ, नदी तालाब और घास में लगे जर्द जर्द नन्हे फूलों को याद कर रही हैं। छोटी सी छोटी जो फितरत के नज़ारे हैं वो भी शायरा को याद आ रहे हैं, क्योंकि बचपन गुजरा है और जिस जगह के ऊपर बचपन गुजरा है वो चीज़ कभी नहीं भुलाई जा सकती। वो सब चीज़ें याद आ रही हैं, इसीलिए इसको यादनगर कहा गया है। शायरा को दंगा फसाद के दौरान फैली कत्ल गारत भी याद आती है। मासूम बेकसूर लोगों को कत्ल करने के कुएं में डाल देना याद आता है। नदी के किनारे कत्ल करके दबाई गई लड़की याद आती है। गरज
कैंप में महरूमियों में गुजरती ज़िंदगी में शायरा को अपना माजी याद आता है। तो अच्छी यादें भी आ रही हैं, बुरी यादें भी आ रही हैं। उसको अपने गांव की खूबसूरती याद आ रही है, लेकिन उन खूबसूरत जगहों के ऊपर लोगों को कत्ल करके जो दबाया गया है, लोगों को परेशान किया गया है, मारा गया है, मासूमों को सताया गया है, वो मंजर भी इसको याद आ रहे हैं और अपने माजी को याद कर रही है। इस लिहाज से इस नज़्म का उन्वान यादनगर इस नज़्म के लिए बहुत मौजू है। इसके अलावा कोई वो उन्वान मुश्किल है कि शायरा इसके लिए चुनती, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई और उन्वान भी इसका हो सकता है, तो आप सोचें और उसको तजवीज़ करें, उसको अपनी कॉपी के अंदर लिखें। यह है सवाल नंबर 2 का जवाब, इसे आपको लिख लेना है। सवाल नंबर 3 की जानिब आते हैं। सवाल नंबर 3 है, इलाही शाम अब इस गाँव में ना आने पाए, इस बंद में नज़्म का किरदार शाम से क्यों खौफजदा मालूम होता है। यहाँ एक बंद का पहला मिसरा दिया गया है, तो पूरा बंद मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। यहाँ पर क्या दर्द जाहिर किया जा रहा है, किस कर्ब को बताया जा रहा है, किस दुख को यहाँ पर शामिल किया गया है, ये आपको बताना है। सवाल करते हैं कि ये जो बंद आपको सामने नज़र आ रहा है, इस बंद में नज़्म का किरदार शाम से क्यों खौफजदा मालूम होता है। शायरा शाम से खौफजदा हो जाती हैं। वो कहती हैं कि इलाही अब शाम को तू यहाँ से गारत कर दे, यहाँ से शाम ख़त्म कर दे, शाम को दोबारा मेरे सामने मत ला, क्योंकि शाम जब आती है तो ये जो दुख दर्द की मारी दुखियाएँ इस कैंप के अंदर मौजूद हैं, ये जो परेशान खातून यहाँ पर मौजूद हैं, इनके दुख में इजाफा हो जाता है। शाम के वक्त इनका दर्द बढ़ जाता है। दिन के अंदर उजाले में ये अपने कामों में मसरूफ़ हो जाती हैं, लेकिन शाम के वक्त ये खामोशी से एक जगह बैठती हैं तो इन्हें अपने पुराना वक्त याद आता है, अपने साथ गुजरे हुए हादसात याद आते हैं, अपना गुजरे हुए माजी याद आता है, तो ये रोती हैं, दहाड़े मार मार के दर्द भरी आवाज़ों में रोती हैं और वो आवाज़ें बर्दाश्त नहीं होती। तो शायर कहते हैं कि इलाही अब इस जगह के ऊपर शाम को न दे, इलाही शाम अब इस गाँव में ना आने पाए कि इसके आते ही दुखियाएँ मिल के रोती हैं, दरिंदे अपने भिट्टों में दहलने लगते हैं, हवाएं कोह से टकरा के जान खोती हैं। शायरा कह रही हैं कि अब शाम नहीं आए तो बेहतर है, क्योंकि शाम आते ही दुखियाओं के दुख दर्द में इजाफा हो जाता है। ये दुखियाएं कौन सी हैं? जिनके चाहने वालों को, परिवार वालों को दंगा फसाद के अंदर ख़त्म कर दिया गया है, जो कहीं और किसी और कैंप में चले गए हैं, किसी और मुल्क में चले गए हैं, इनसे जुदा हो गए हैं, अब ये उनके करीब नहीं जा सकती हैं। इसमें इनके माँ बाप भी शामिल हैं, इनके शौहर भी शामिल हैं, इनके बच्चे भी शामिल हैं। इन दुखियाओं में बहुत सारी ऐसी हैं कि जिनके मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया गया है, मासूम बच्चियों को कत्ल कर दिया गया है। कई दुखियाएँ ऐसी भी हैं कि जिनके शौहर को कत्ल कर दिया गया है। कईयों के माँ बाप उनसे बिछड़ गए हैं, माँ बाप से छूट कर इस जगह के ऊपर पहुँची हैं। तो दिन तो इनका निकल जाता है, किसी भी तरह से गुजार लेती हैं, लेकिन जब शाम का वक्त आता है तो ये उनकी याद में, अपने से बिछड़े हुए लोगों की याद में रोती हैं, तड़पती हैं, और ये तड़प शायरा से बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो ये कहती हैं कि जब शाम ही नहीं होगी तो ये क्यों रोएंगी, तो इलाही तू ऐसा कर कि इनका दुख दर्द कम कर दे या फिर शाम को इस दुनिया से ख़त्म कर दे। जवाब इसका लिख लें बच्चों। नज़्म के इस बंद में शायरा अपने रब से दुआ कर रही हैं कि या रब कुछ ऐसा कर कि इस गाँव में अब शाम ना आने पाए, क्योंकि शाम की वजह से इन लोगों को अपने कत्ल व गारत की और अपनी तबाही की शाम याद आ जाती है। इनके मुल्क के अंदर भी शाम के वक्त ही कत्ल व गारत में, फसादात में इजाफा हो गया था। जो तबाहियाँ फैली वो रात के अंधेरे में फैली थी। रात के अंधेरे में लोगों को कत्ल किया गया था, लोगों को शर्मसार किया गया था। तो उस वक्त को, शाम को इन्हें सुकून नहीं मिल पा रहा है, ये परेशान हो जाती हैं और उनके दुख दर्द में इजाफा होने लगता है। अपनी तबाही और बर्बादी को याद करके दुखियाएँ मिल के रोती हैं, एक जगह आ जाती हैं और इनकी आवाज़ें, दर्दनाक आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। उनके रोने की दर्दनाक आवाज़ सुनकर अपनी मांद में बैठे जानवर, दरिंदे भी दहलने लगते हैं। यानी अपने घरों में वो लोग जो कत्ल गारत में शामिल थे, जो दरिंदे बन चुके थे, वो भी दहलने लगते हैं। इनकी आवाज़ सुन के उनको भी अपने कामों के ऊपर अफसोस होता है, ख़ुद को ऊपर मलूल होते हैं, मलामत करते हैं ख़ुद के ऊपर कि काश हम ऐसा नहीं करते, काश हम एक वक्त के गुस्से की वजह से इन बर्बादियों के अंदर हिस्सा नहीं बनते, इन हादसात की वजह नहीं बनते। दर्दनाक आवाज़ों के बीच पहाड़ों से टकराती हवाएं
ऐसा मंजर पेश करती हैं जैसे इस दर्द के आलम में गमज़दा होकर वो पहाड़ों से टकराकर अपनी जान दे रही हैं, और शायरा को हवाएं भी अपनी जान देती हुई मालूम देती हैं। तो वो कहती है कि अब शाम नहीं होगी तो फिर ये दर्द नहीं होगा। इस दर्द को ख़त्म करने के लिए वो इलाही अपने रब से दुआ करती हैं कि शाम को ख़त्म कर दे या फिर इनके दुख दर्द ख़त्म कर दे। अगला सवाल है, सवाल नंबर 4, नज़्म के आखिरी मिसरे में नज़्म का किरदार भुलाए हुए रोज़ो शब को क्यों नहीं याद करना चाहता है। नज़्म का आखिरी बंद और आखिरी मिसरे के अंदर वो सितारों से इल्तिजा करती है कि सितारों कोई ऐसा गीत गाओ, कोई ऐसी कहानी सुनाओ, ऐसा किस्सा सुनाओ कि मैं तो उस किस्से के अंदर खो जाऊं और मैं तुम्हारी कहानी में ऐसी खो जाऊं कि मुझे अपने गुजरे हुए दिन और गुजरे हुए रात याद नहीं आए। रोज़ो शब, रोज़ यानी दिन और शब यानी रात, अपने पुराने रोज़ो शब को याद नहीं करना चाहती। क्यों याद नहीं करना चाहती? क्योंकि वो कत्ल गारत के रोज़ो शब हैं, वो दंगा फसाद के रोज़ो शब हैं, वो अपनों से बिछड़ने के, गम के, दर्द के रोज़ो शब हैं। ये चाहती है कि अपनी ज़िंदगी से उस दिन को, उस शब को मैं अपनी ज़िंदगी से निकाल दूं, भुला दूं उसको, अब मुझे पुरानी बातें याद नहीं आए। तो वो अपने रब से दुआ करती हैं और तारों से इल्तिजा कर रही हैं कि तारों कुछ ऐसा नगमा गाओ कि मैं उन नगमों में खो जाऊं और अपने पुराने वक्त को याद नहीं कर पाऊं। जवाब इसका लिखना है बच्चों आपको। नज़्म के आखिरी मिसरे में नज़्म का किरदार भुलाए हुए रोज़ो शब को इसलिए याद नहीं करना चाहता है क्योंकि अपने गुजरे हुए वक्त को याद करने से उसके दुख दर्द और गमों में इजाफा होता है। याद आते हैं तो फिर वही रोना पीटना, गम मनाना। जब याद ही नहीं आएंगे तो फिर कैसा दर्द होगा, कैसा गम होगा। भूल के नई चीज़ों की तरफ बढ़ने की तरफ वो इशारा कर रही हैं। वो माजी में अपने साथ पेश आए हादसात को भूलकर ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हैं। ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए और ज़िंदगी को सुकून और खुशी से गुजारने के लिए गुजरे हुए वक्त को भूलना ज़रूरी होता है। जब हम पुराने वक्त को भूलेंगे उसके बाद ही हम नई ज़िंदगी जी पाएंगे। हादसात और दर्द अगर हम याद रखेंगे तो वो हमारे दुख में ही इजाफा करेगा, हमारे गम में ही इजाफा करेगा। तो और वो ऐसा गम मिला हुआ है कि शायरा उसको भूल भी नहीं पा रही हैं। तो वो सितारों से गुजारिश कर रही हैं कि सितारों कुछ ऐसा नगमा सुना दो, ऐसा गीत सुना दो, कहानी सुना दो कि मैं अपने दर्द को भूल जाऊं और दोबारा मुझे अपने गुजरे हुए वक्त का अलामत याद नहीं आए, गुजरा हुआ वक्त मुझे याद नहीं आए। ये सवाल नंबर 4 है बच्चों, इसका जवाब भी आपको लिखना है। आगे अमली काम है आपके लिए, 2 अमली काम आपके लिए दिए गए हैं, दोनों आपको करने हैं। पहला है कि अपनी पसंद के 3 बंद याद करके उस्ताद को सुनाइए। दर्द अंगेज़ नज़्म है, बड़ी खूबसूरत नज़्म है, दिलकशी है। शेरा की अदा के अंदर, शेरा के अंदाज़ के अंदर फ़ातिमा शेरा ने बहुत खूबसूरत अंदाज से इस नज़्म को लिखी है। पूरी नज़्म आप पढ़ें और जो आपको सबसे खूबसूरत बंद लगें उन 3 बंदों को आप याद करें, याद करके अपने उस्ताद को सुनाएं। और दूसरा नुक्ता आपके लिए है, अमली काम के तहत नज़्म के चौथे और 5वें बंद की तशरीह कीजिए। तो चौथा और 5वां बंद आप देखिए। चौथा बंद है, यही नदी के किनारे उसे दबाया था। इस बंद के अंदर शायरा नदी के किनारे दफन कर दी गई एक मासूम लड़की की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसकी तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। दंगा फसाद के दौरान कत्ल कर दिया उसको, कत्ल करके सबकी नज़रों से छुपा के नदी के किनारे उसको दफन कर दिया गया है। तो उसका हाल देखिए किस तरह से बताते हैं। वो कहते हैं कि यही नदी के किनारे उसे दबाया था, यही नदी के किनारे उसे दबाया था, मगर शबानों को वो बारहा नज़र आई। यही नदी के किनारे उसे दबाया था, मगर शबानों को वो बारहा नज़र आई। हटी जो रेत तो चमका चांद सा माथा, हटी जो रेत तो चमका वो चांद सा माथा, और चली हवा तो वो रेशम सी जुल्फ लहराई, चली हवा तो वो रेशम सी जुल्फ लहराई। अब यहाँ पर उस लड़की के बारे में बताते हुए कहते हैं कि लड़की गायब है, किसी को पता नहीं है, लेकिन ये जगह बता रही है, पुख्ता जगह बता रही है कि यही इसी जगह के ऊपर। और मैं आपको बता चुका हूं कि इस तरह से दिखा रही है जैसे ये हादसा इनके सामने पेश हुआ है, ये जुल्म इनके सामने किया गया है। तो वो कहती है कि यही नदी के किनारे उसे दबाया था, मगर शबानों, शबानों कहते हैं चरवाहों को, भेड़ बकरी भैंस बकरी चराने वालों को, गवालों को, चरवाहा को शबान कहा जाता है। तो शबान की जगह शबानों, उस लड़की को मारकर दफन कर दिया गया था, लेकिन शबानों को वो बार बार नजर आती थी। कहां नजर आती थी, कैसे नजर आती थी? वो नजर आती थी जब तेज हवा चलती थी। तेज हवा की वजह से
उसके चेहरे से मिट्टी हट जाती थी और उसका चांद सा माथा नजर आ जाता था, चांद सी पेशानी उसके सामने आ जाती थी। और तेज हवा चलती तो उसकी मिट्टी में से दबी हुई जुल्फ बाहर आ जाती और वो जुल्फ हवा में लहराने लग जाती थी, रेशमी जुल्फ उसकी बाहर लहराती थी। तो ये मंजर उनको याद आ रहा है। इसकी तशरीह भी आपके सामने है, इसको लिख लें आप। और नज्म का जो दूसरा हिस्सा है यहां पर हमने मुताला किया है, उसे आप इसको जरूर देखें। अगला बंद देखिए। मैं तेरे पांव पड़ूं हाथ रोक ले कातिल, मैं तेरे पांव पड़ूं हाथ रोक ले कातिल, उसे ना मार जो तेरी तरफ हुमकता है। मैं तेरे पांव पड़ूं हाथ रोक ले कातिल, उसे ना मार जो तेरी तरफ हुमकता है। ये तेग को भी खिलौना समझने वाला है, ये तेग को भी खिलौना समझने वाला है। ये लाल फेंक कर, ये लाल, लाल यानी कीमती पत्थर, ये लाल फेंक कर अंगारा चूस सकता है। मैं तेरे पांव पड़ूं कातिल। इस बंद में, ये पांचवा बंद है, दो बंदों के आपसे अमली काम के तहत तशरीह मांगी गई है। चौथे बंद की हमने की है, पांचवें बंद की तशरीह आपके सामने है कि इस बंद के अंदर एक मां अपने बच्चे के कातिल के हाथ पर जोड़ रही है, उसके पांव पकड़ रही है, उससे इल्तिजा कर रही है, गिड़गिड़ा रही है उसके सामने कि ए कातिल, मैं तेरे पांव पड़ूं, मैं तेरे हाथ जोड़ूं, मेरे बच्चे को बख्श दे। अपने बच्चे की जान बचाने की कोशिश कर रही है, समझा रही है कि तुझे जो करना है वो मेरे साथ कर, तुझे कत्ल करना है तो मेरा कर ले, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दे, मेरे बच्चे को छोड़ दे। वो कहती है मैं तेरे पांव पड़ूं हाथ रोक ले कातिल। हाथ रोक ले मतलब पीछे हट जा, अपने इरादे से पीछे हट जा। जो तू इरादा करके आया है, मेरे बच्चे को कत्ल करने का तू सोच कर आया है, अपना इरादा छोड़ दे, इस इरादे से पीछे हट जा। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूं, उसे ना मार जो तेरी तरफ हुमकता है। और इसे देख कितना मासूम है, कितना नादान है, ये तेरी तरफ हुमक रहा है। हुमकना, मचलना, गोद में आने के लिए। छोटा बच्चा जब किसी प्यारे को देखता है, किसी जानकार को देखता है, तो उसकी गोद में आने के लिए उसकी तरफ मचलता है। उस मचलने को हुमकना कहा जाता है। शायरा कहती हैं कि ये देख कितना मासूम बच्चा है, ये सोच रहा है कि तू उसे खेलने के लिए आया है, उसके साथ उसे अपनी गोद में खिलाने के लिए आया है, तो ये तेरी तरफ हुमक रहा है। इसे नहीं पता कि तू इसका कातिल है, तू इसे कत्ल करने के लिए इसको लेने आया है। तो मैं तेरे हाथ जोड़ती हूं, तेरे पैर पड़ती हूं, तो इसे छोड़ दे, इसे ना मार जो तेरी तरफ हुमकता है। और ये तेग को भी खिलौना समझने वाला है। मां कहती है कि मासूम है, ये नादान है, ये अच्छाई और बुराई में फर्क करना नहीं जानता है, इसको नहीं मालूम कि क्या सही है और क्या गलत है। ये तलवार को भी, तेरी तेग को भी खिलौना समझता है। ये तेरी तलवार को खिलौना समझ के उससे खेलने की कोशिश कर रहा है, उसको हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। इसे ये ना मालूम कि इसके जख्म लग जाएगा, इसके चोट लग जाएगी। इतना नादान और इतना मासूम है, और तू इस मासूम को कत्ल करना चाहता है। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूं कि इसको छोड़ दे, इसको माफ कर दे। ये तेग को भी खिलौना समझने वाला है। और फिर नादानी का नमूना अगले मिसरे में भी दिया है कि कितना नादान है कि ये लाल फेंक के अंगारा चूस सकता है। ये इतना नादान है कि लाल को फेंक देगा, इस कीमती पत्थर को फेंक देगा, और उस लाल के जैसा लाल जलता हुआ अंगारा उसको मिलेगा तो वो अंगारा मुंह में लेकर रख लेगा। इसे अंदाजा नहीं है कि इस अंगारे से इसका मुंह जल जाएगा, इस अंगारे से इसके हाथ जल जाएंगे। और वो लाल सिर्फ दिखने में लाल है लेकिन खूबसूरत है, उसको वो छोड़ देगा, उससे वो खेलना बंद कर देगा और वो चीज़ ले लेगा जिससे इसको नुकसान पहुंचता है। यानी मासूम बच्चे के बारे में बात बताई गई है, कत्ल होते हुए मासूम बच्चे के बारे में बताई गई है कि ये मासूम है, इसको बख्श दे, ये नादान है, इसको अच्छाई और बुराई के अंदर फ़र्क पता नहीं है, ये जानता नहीं है कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। तू दुश्मन है, तू कत्ल करने आया है, फिर भी ये तेरी गोद में आने के लिए छटपटा रहा है, तेरी तरफ हुमक रहा है। तो मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि तू इसको छोड़ दे। और इस तरह से ये बंद आगे बढ़ता है। यहाँ इसकी भी बच्चों तशरीह तहरीरी शक्ल में है, और नज़्म वाला हिस्सा है, वहाँ भी हम इसका मुताला कर चुके हैं, तशरीह कर चुके हैं और समझ चुके हैं इस बंद को। इस यहाँ से आप इसको और लिख लें। बच्चों यहाँ पर सवाल और जवाब का सिलसिला मुकम्मल हो गया है। सबक नंबर 14 हमारा मुकम्मल हो गया है। कई हिस्सों में हमने तकसीम किया है। नज़्म यादनगर गम अंगेज़ माहौल पैदा करती है, दर्दनाक लम्हे बयान करती है, किस तरह से दर्द व कर्ब के अंदर वो लोग गुजरते हैं जो दंगा फसाद के बीच से निकल कर आते हैं। ये हमारे मुआशरे के ऊपर कलंक है, हमारे समाज के ऊपर कलंक है। बचना चाहिए हमें ऐसी चीज़ों से जिससे हम दूसरे को नुकसान पहुँचाएँ, ऐसी चीज़ें बनाने से कि जिससे हमारा मुआशरा
बदअमनी के अंदर चला जाए, दंगा फसाद के अंदर चला जाए। बचना चाहिए इन सब चीज़ों से। तो कोशिश करें कि इत्तेहाद बनाए रखें, दोस्ती बनाए रखें, हमदर्दी बनाए रखें और कभी भी दंगा फसाद का बीच में घुसने की कोशिश ना करें, दंगा फसाद में शामिल होने की कोशिश ना करें। अमन फैलाएं, दोस्ती फैलाएं, इत्तेहाद फैलाएं और यही पैगाम दूसरे साथियों तक भी फैलाने की कोशिश करें। यहाँ पर सबक मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के अंदर हम नए सबक के साथ में फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।